ये यूस महाराज हैं। यूस महाराज इनका नाम है। यूस जी जी जी। तो कई तरह की साधनाएं कराते हैं, मतलब ये हिमालय में और गंगा के बीच में कई तरह की साधना ये किए हुए हैं और लोगों को साधना भी कराते रहते हैं। अभी अभी तो हिमालय से भी कुछ लोगों को साधना करा करके आए हुए हैं। तो गुरु जी के साथ गुरु जी ऐसे अपना हर विषय पर लगभग हर विषय पर अपना ये विचार प्रकट करते रहते हैं। जिनके बहुत सारे वीडियोज हैं, गीता पर भी अपना ये प्रवचन वगैरह वीडियो डाले हुए हैं। कई शास्त्र भी हैं, जैसे हाउ टू बी एनलाइटेंड, द फिलॉसफी ऑफ साइंस एंड कॉन्शसनेस, शांति पथ, कंकार, तो कई ऐसे शास्त्र भी लिखे हुए हैं गुरु जी। आप द्वारा? जी 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 भाई आप? हाँ, नाट्य का भी संस्करण है, नाट्य का भी संस्करण है। नाट्य नाट्य हाँ, जय घोष के नाम जय घोष के नाम से, मतलब जो अपनी पूरी फिलॉसफी है, जिस दर्शन को मैं आपके सामने कुछ शॉर्टकट में रखूंगा, उसको गुरु जी अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखे हुए हैं। जब पंखा चेंज कर दिया हो? हाँ, जैसे कि ये हिंदी वाला है, वो ऋतुरीतम में डाले हुए गुरु जी ना, ऋतुरीतम में डाले हैं। और जो हाउ टू बी एनलाइटेंड है उसमें इसको डाले। हालांकि उसमें बहुत सारे चैप्टर है, वैज्ञानिकों के लिए है, शास्त्रियों के लिए है, समाज शास्त्रियों के लिए हैं, और आध्यात्मिक साधकों के लिए भी हैं। मतलब वैज्ञानिकों के लिए भी उसमें बहुत कुछ सुझाव वगैरह दिए हैं कि वैज्ञानिक इस तरह से प्रयोग करें। अगर हिंदी मीडियम में नहीं, इंग्लिश में है। चेंज कर दिया, बस इतने रहने दीजिए, ठीक है। अच्छा, गुरु जी बहुत काफी पढ़े लिखे हुए हैं, तो हम लोग भी गुरु जी के साथ के यहाँ साधना वगैरह बहुत लोग आते हैं, कहीं बम्बई से, दिल्ली से, बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं। हम लोग भी साधना सीखने के लिए गुरु के पास जाया करते थे। तो गुरु जी के विचार में एक चीज बहुत बताते हैं कि बचपन से ही मेरे दिमाग में कौंधती रहती थी एक बात, कि लोग इतने गरीब क्यों हैं, ये समाज में इतनी विविधता क्यों है कि लोग इतने बहुत काफी अमीर हैं, जिनके पास दौलत बेशुमार दौलत है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग इतने गरीब हैं कि उतना गरीब नहीं होना चाहिए। तो गुरु जी की ये सोच है कि हम या कोई भी साधु संत का उपदेश तभी फलित हो सकता है जब साधक उसको स्वीकार कर सके, और वो तभी स्वीकार करेगा जब उसके पास समय हो, और समय तभी रहेगा जब वो रोटी के तल से ऊपर उठे, यानी कि उसकी ज़रूरतें पूरी होती रहें और गरीबी से उठ जाए, तभी वो ज्ञान ध्यान की ओर अग्रसर हो सकता है। अन्यथा उसकी इतनी ज़रूरतें हैं, बाल बच्चे वगैरह वगैरह, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई, तो बेचारा साधना क्या करेगा। तो गुरु जी चिंतन मंथन करते हुए इन्होंने एक दर्शन दिया कि गरीबी कैसे दूर हो सकती है लोगों की। तो इन्होंने एक दर्शन दिया आनुपातिक समाजवाद, जिसको अंग्रेजी में प्रोपोर्शनल सोशलिज्म कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी स्तर की प्रतिभाएं होती हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो, तकनीक के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, जैसे कि आप कवि जी हैं, कवित्व के क्षेत्र में, क्षेत्र चाहे कोई भी ABCD हो, शोध का क्षेत्र हो, प्रतिभाओं का अनुपात 1 और 20 के रेशियो नहीं होता है। तो गुरु जी का यह मत है, अपना दर्शन दिया है कि संसाधन भी 1 और 20 के ही अनुपात में होना चाहिए। यानी कि देश के सबसे अमीर व्यक्ति के पास अगर 20 लाख की संपत्ति है, तो सबसे गरीब के पास भी 1 करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए। मतलब उसके जितनी ज़रूरतें हैं, स्वास्थ्य, कपड़ा, भोजन वगैरह, मतलब उससे किसी को वंचित नहीं रखा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह अमानवीय सिस्टम है, यह मानवता के सापेक्ष नहीं है जो व्यवस्थाएं चल रही है। मतलब कोई सुध लेने वाला नहीं है कि ये समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये किस दुर्दशा में, किस दुर्दिन में जी रहा है। और जो हम लोग के समाज के नेता हैं, अगुआ हैं, वो क्या कर रहे हैं, किसी छिपा नहीं है। राजनीति तो इसीलिए करते हैं कि अधिक से अधिक संसाधन का दोहन किया जाए, करोड़पति बना जाए, खरबपति बना जाए। तो दर्शन दिया गुरु जी अनुपातिक समाजवाद का, कि अमीरी और गरीबी को 1 और 20 के अनुपात में किया जाए। और पता है कि अगर देश के सबसे अमीर के पास अगर 20 करोड़ है या 20 लाख है, तो 20 करोड़ तो सबसे गरीब के पास भी 1 करोड़, अगर 20 लाख है तो सबसे गरीब के पास भी 1 लाख होना चाहिए। अब इसकी पूरी फिलॉसफी पर हम नहीं जा रहे हैं कि ये ऐसा इन्होंने क्यों तर्क दिया है, उसके पीछे
कारण है, जैविक कारण है, सामाजिक कारण भी है, ऐतिहासिक भी है, भौगोलिक है, सब कारण उसमें मिला जुला हुआ है। लेकिन ये होगा कैसे? होगा इस तरह से कि ये जो व्यवस्था चल रही है नेता तांत्रिक व्यवस्था, जिसको कि जिसको कि हम लोग को समझाया लाइन गए हो तो देखिया था चली कोनो बात ना आवत जाते आई जाई। हम लोग को इसी तरह से समझाया गया है, बताया गया है, इस तरह से हवा भी बनाया जाता है कि ये तंत्र जो है आपका है, ये जनता का है, जनतंत्र है, प्रजातंत्र है। यानी कि ये जो व्यवस्था है ये जनता की है, लेकिन जनता की कोई भागीदारी नहीं इस व्यवस्था में। मुख्य चीज कानून होता है, शक्ति कानून में होती है। तो जब कानून नेता लोग बनाते हैं तो फिर आपका तंत्र कैसे हुआ? जब जनता कानून बनाएगी तब आपका तंत्र होगा। और यह असंभव है। जब व्यवस्था लिखी गई थी, रची गई थी, तब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी और ये व्यवस्था बनी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है कि ये पूर्ण और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र लाया जा सकता है स्मार्टफोन और कंप्यूटर के माध्यम से। कि राजनेताओं की कोई जरूरत नहीं है। राजनेता लोग जानते हैं, आम जनता जानती है कि राजनेता कानून बनाते हैं, लेकिन वो कानून नहीं बनाते हैं। उनके पास एक पैनल होता है सचिवों का। ये सारा जो प्रपोजल होता है कानून का वही लोग लाते हैं, वही लोग लिखते हैं और इनका काम है कि 2/3 के बहुमत से उसको पास करते हैं या फेल करते हैं। तो इतने के ही नेता लोग रखे हुए हैं। और नेताओं का काम क्या है? तो जानते हैं कि प्रशासन और जनता के बीच में एक पुल का काम करते हैं, चैनल का काम करते हैं। सारा काम तो प्रशासन ही करता है और प्रशासन और शासन मिल करके क्या कर रहा है आज किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो हम गुरु जी की ये आइडियोलॉजी है, इसमें इनका परिचय भी हो गया, इनका दर्शन भी बता दे रहा हूँ मैं कि लोगों को समृद्ध कैसे किया जा सकता है और पूर्ण और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की स्थापना कैसे की जाती है। एक क्या होता है, गरीब ये जाति है। क्योंकि मैं तो खरवार सहायता समिति की मीटिंग में भी आया करता हूँ और हम लोग आरक्षण वगैरह की मांग भी करते हैं कि हमारी जातियों को आरक्षण मिले। मुख्य चीज आरक्षण नहीं है, मुख्य चीज है गरीबी और मुख्य चीज है रोजगार। हम रोजगार पाएंगे तब हमारी गरीबी मिटेगी। आरक्षण पाने से कभी गरीबी नहीं मिटेगी। और नौकरियां ही कितनी हैं? 1-1.5% सरकारी नौकरियां हैं। अगर मान लीजिए किसी जाति को 100% अगर आरक्षण दे ही दिया जाए तो उसकी गरीबी कैसे मिट जाएगी? अगर नौकरियां कम हैं, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, ये कहाँ से मिटेगी? जबकि ये संभव नहीं है। वैसे भी सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं। अब तो कार्यालयों में तो विदेशों में शुरू भी हो चुका है, रोबोट काम करने लगेंगे। यानी कि जितने आदमी की जरूरत होगी, जितना मैनुअल, उतने ही आदमी रखे जाएंगे, वह क्या सब बेरोजगार हो जाएंगे। तो मुख्य चीज होता है ये गरीबी, न कि आरक्षण है। तो हम लोग अपने खरवार सहायता समिति के लोगों से भी कहेंगे कि आप लोग रोजगार की मांग करिए। हालांकि मैं आरक्षण का समर्थन कर रहा हूँ, विरोध नहीं कर रहा हूँ। जब तक ये व्यवस्था है तब तक आरक्षण रहना चाहिए। ये मत समझिए कि मैं विरोध कर रहा हूँ इसका, मैं इसके समर्थन में हूँ जब तक ये व्यवस्था चल रही है। लेकिन इस नई व्यवस्था जब हम लोग की आएगी तो इसमें आरक्षण वगैरह सब खत्म कर दिया जाए कि लोगों को समृद्ध ही कर दिया जाएगा, फिर आरक्षण की कोई जरूरत नहीं रहेगी। एक और चीज है, एक वायरस की तरह, एक दीमक की तरह जो ये समाज को खोखला कर रहा है, वो जातिगत व्यवस्था है। जाति की कोई जरूरत नहीं है। ये जाति से समाज का ताना बाना बहुत बिगड़ रहा है और इसको बिगाड़ने में नेताओं का ही बहुत बड़ा हाथ होता है। यानी कि हम लोग दलित के, ओबीसी के जो नेता लोग हैं वो तो मंच लगा करके सवर्णों को, यानी कि जो श्रेष्ठ बड़ी जातियां हैं जो तथाकथित अपने को बड़ा मानते हैं वे, तो उनको खूब कोसते हैं, बुरा भला भी कहते हैं कि इन लोगों ने हम लोग के साथ बड़ा भेदभाव किया है, बड़ा अन्याय किया है, शास्त्रों की रचना इस तरह से की गई है और हम लोग को गरीब बना दिया गया, हैसियत से बाहर ढकेल दिया गया, एक हम लोग को अस्पृश्य बना दिया गया। तो इसका कोई न ही जैविक आधार है, न कोई सामाजिक आधार है, न कोई तार्किक आधार है। तो वो जातियों को खत्म कर दिया जाए, इसका इस फिलॉसफी का यह भी एक मुद्दा है। लेकिन खत्म कैसे किया जाए? ये जो दलित या ओबीसी के जो नेता हैं इसको कोसते तो रहते हैं, लेकिन इसको और बढ़ाते भी रहते हैं। जब हम लोग बताते हैं कि जाति कैसे खत्म हो सकती है तो हम लोग फिर कन्नी मन्नी काट लेते हैं, भागने लगते हैं कि हम लोग की दुकानें ये खत्म कर देंगे, हम लोग की राजनीतिक दुकान खत्म हो जाएगी।
हम लोग के संविधान में अंतरजातीय विवाह के लिए तो कानून बने हुए हैं, लेकिन अंतरजातीय विवाह यदा कदा हो भी जाते हैं, लेकिन उस पर ऑनर किलिंग क्या 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 सब दिक्कतें आती हैं, उतना व्यवहारिक नहीं हो पाया है। लेकिन जब इसको एक और कानून बना दिया जाएगा कि स्वजातीय विवाह की विधिक मान्यता, कानूनी मान्यता को ही खत्म कर दिया, यानी कि जो अपनी जाति में शादी करेगा वह कानून अपराध होगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सरकारी कार्यालय हैं, उनको अपने सब पेपर्स वगैरह देने होते हैं, वो सारी सुविधाएं उनकी स्वतः ही बंद हो जाएंगी। तो हम लोग इसी मुद्दा को लेकर के प्रचार प्रसार करें, लोगों को जगा रहे हैं कि भैया आप जगिए, आप अपना हित आप स्वयं कर सकते हैं। अगर नेताओं को करना होता, आज तकरीबन 75-76 वर्ष होने जा रहे हैं, अंग्रेजों को इसलिए नहीं हटाया गया कि सभी लोग के न्याय उपलब्ध हो जाएगा, संसाधन उपलब्ध हो जाएगा, सभी के लिए समान कानून होंगे। लेकिन इस देश में समान कानून भी नहीं है। बहुत लोग जानते हैं कि सभी के लिए कानून समान बने हुए हैं, नहीं, कानून में भी कैटेगरी कर दी गई है, कानून भी अलग अलग बने हुए हैं, अलग अलग स्तर के लोगों के लिए अलग कानून बना दिए गए हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं अपने एक विषय पर आ जाना चाहता हूँ। तो ये सजातीय विवाह की विधिक मान्यता रद्द करके जाति को खत्म की जा सकती है।